हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म किया था। नाउ इन टुडे सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आप लोग बहुत बार मेरे को रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग का लेक्चर कहाँ है, ट्रांसफर प्राइसिंग का हमारा इलस्ट्रेशन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, वो वेयर इज द डिस्कशन। तो हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसको वन शॉट ही रखने वाले हैं। दिस विल बी अ फ्रूटफुल लेक्चर फॉर यू। इसके अंदर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे रेलिवेंट जो भी चीजें डिस्कस करूंगा विद ऑब्वियसली क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट में सब चीज कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग रिविजंस एंड क्वेश्चंस। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग आपको बहुत डिटेल में कराया। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं देखा तो आप वो भी देखो। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पूरा 25 नंबर का है आपका, उसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग भी है। आओ फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर का मतलब कहीं पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सामान को भेजना। प्राइसिंग मतलब पैसा। तो मतलब अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सामान बेचना चाहता हूं तो उसका क्या रेट होने वाला है, दिस इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ दिस ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ इंटरनल टूल। मतलब जब भी हम लोग एक बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, यू मस्ट नो अबाउट इट राइट। प्रॉफिट सेंटर जब भी हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, राइट, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो पहले मैं आपको ये रिकॉल करा देता हूँ कि क्या होते हैं। हम लोग जब भी हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करते हैं तो हम लोग अपने सारे सेंटर्स को बांटते हैं। प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एज वेल रेवेन्यू। मतलब इनका टारगेट जो मेन होगा वो दोनों पे बेस्ड होगा, कॉस्ट पे भी रेवेन्यू पे भी। जहां तक बात है कॉस्ट सेंटर की, तो उनका खाली टारगेट होगा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होना। इन्वेस्टमेंट सेंटर की जहां तक बात है तो उसका टारगेट होगा आरओआई देना, मतलब जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है उसका रिटर्न देना। ना प्रॉफिट सेंटर जनरली प्रोडक्शन वाले नहीं होते हैं, बट हो भी सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग इंटरनली देखना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तो हमको प्रॉफिट सेंटर बना देते हैं। नाउ एज सुन एज दे बिकम प्रॉफिट सेंटर दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। वाई? या अगर हम कॉस्ट सेंटर भी बनाते हैं तो वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि अगर एक कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, वो चारों डिपार्टमेंट अब अगर मैंने प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर बना दिए हैं तो एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अब अपने आप में हो जाती है कि वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करे, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। नाउ दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली, नॉट एज अ कंपनी होल। तो इसी केस के अंदर हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। जब मान लो अगर मैंने बोला कि एक फैमिली के अंदर दो भाई हैं, ए और बी। ए जो है वो डॉक्टर है और बी जो है वो फार्मासिस्ट है। जिनको फार्मासिस्ट नहीं पता उनको मैं बता दूं, फार्मासिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु इज वेल इक्विप्ड इन द टर्म्स ऑफ मेडिसिन। मतलब मेडिसिन बनाना, खोज करना, फिर रिसर्च करना, वो कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, ये सब चीज फार्मासिस्ट करता है। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, राइट। तो ये दोनों आपस में एक ही साथ काम करते हैं। नाउ अब क्या होता है, फार्मासिस्ट की जनरली दुकान भी होती है। तो मान लो एक फार्मासिस्ट है जिसकी एक शॉप भी है। क्या है? एक शॉप है। तो जब भी डॉक्टर दवाइयां लिखता है तो वो इसी की शॉप से लिखता है। जहां पे उसे मतलब बाहर से अगर वो दवाइयां लिखता तो महंगी मिलती है उसके पेशेंट को। यहाँ से दवाई लिखने पे वो दवाइयां सस्ती पड़ जाती हैं, मतलब क्योंकि ये भाईचारे वाली बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट बात क्या है, जब इन दोनों की दुकानें ऐसे ऐसी थी, मतलब एक के बराबर एक थी, मतलब यहाँ डॉक्टर की दुकान, यहाँ फार्मेसिस्ट की, तो ये लोग अपना ओवरऑल प्रॉफिट देखते थे कि भाई आपके पास पेशेंट जो आए वो मेरे पास भी आए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो हुई वो बढ़ी, क्योंकि हम लोग इनको कैटर कर पाए। लेकिन फिर क्या हुआ, डॉक्टर की दुकान तक यहीं रह गई, फार्मेसिस्ट की दुकान पहुंच गई 6 दुकान आगे। अब फार्मासिस्ट को अपने ओन पे काम करना है। नाउ जब भी इसके पेशेंट आते थे डॉक्टर के तो फार्मासिस्ट बोलता था क्योंकि अब मैं एक प्रॉफिट सेंटर हूं, क्योंकि अब मुझे अपना रेवेन्यू एंड कॉस्ट खुद ही मेंटेन करना है इंडिपेंडेंटली। पहले हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, तो मुझे यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। Now this price on which one department sends the goods to the another one is known as transfer price। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जहां पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जिस रेट पे गुड्स या सर्विस देता है उसको हम लोग ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। ट्रांसफर प्राइस मतलब, वापस से रिकॉल करो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान या सर्विस जो दे रहा है एक ही कंपनी के अंदर, उसको ट्रांसफर प्राइस बोल रहे हैं। वाई इज डूइंग सो? क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अथॉरिटी का बांट देना। अथॉरिटी का बांट देने के बाद क्या होता है, सब प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर में बदल जाते हैं। Once they become profit or cost center, then they start doing the things independently। एक और एग्जांपल देता हूं which will be more
प्रैक्टिकल फॉर यू, पहले हम इन सबको मिटो देते हैं, राइट, क्योंकि इन सबका यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है। मैं इन सबको यहाँ से गैप कर देता हूँ, 1 मिनट मुझे दो बस, मैं इसको गैप कर दूं यहाँ से, क्योंकि यार ये यहाँ पे काम की चीज हमारे नहीं है। ठीक है जी, चलो ये लो जी सर, ये भी मिटो दिया जी, ये भी मिटो दिया, और ये भी और ये भी और ये भी। आशा करता हूँ आप समझ गए होगे मेरी बात, इसलिए मैं नोट्स को इंटेंट क्लीन रखना चाहता हूँ। चलो अब मैं आपको ये बता रहा था, अगर एक डिपार्टमेंट मेरा है जो रॉ मटेरियल बनाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे, मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एंड यू विल बी थैंकिंग मी लेटर ऑन कि आपने हमारी बहुत मदद करी। ट्रांसफर प्राइसिंग इतने सा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए, करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन इसका आता है, इतना बड़ा भर भर के क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे एक मेरी कंपनी है, जो कंपनी मान लो ये कैलकुलेटर बनाती है, नाउ दिस कैलकुलेटर माय कंपनी बिल्ड्स, राइट। तो एक डिपार्टमेंट मेरा है जो इनके बटन्स बनाता है, ये वाले लूज बटन्स, राइट। एक डिपार्टमेंट है जो इसकी बॉडी बनाता है, राइट। और एक डिपार्टमेंट मेरा है जो इनको असेंबल करता है और प्रोडक्ट को पैक करता है, मतलब वो इन सब चीजों को असेंबल करता है और सेल भी करता है। तो मतलब ये वाला जो मेरा डिपार्टमेंट है जो बेचता है, नाउ दिस इज माय प्रॉफिट सेंटर, मतलब इसको अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। नाउ दिस एंड दिस बटन वाला दोनों मिला के मेरे लिए हो गए कॉस्ट सेंटर, मतलब इनको अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो बटन बना रहे हैं, ये यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे अपने ही डिपार्टमेंट को, एक कंपनी के अपने ही डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, तो किस रेट पे करेंगे, नाउ दैट रेट विल बी नोन एज ट्रांसफर प्राइस, और हमें यही इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर अभी समझ में नहीं आया ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, तो जब हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन अभी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से आ जाएगा। शॉर्ट में मैं बताऊं, जब भी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करके हर एक डिपार्टमेंट को उसकी पावर दे देते हैं और वो अपने पैसे, नुकसान, नफा नुकसान, कॉस्ट प्रॉफिट देखने लग जाता है, या तो कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर बना देते हैं तो प्रॉफिट सेंटर बना देते हैं, तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का एप्लीकेशन आता है। नाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये देखने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, नॉट एन एक्सटर्नल टूल। जब भी हम लोग अपना बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जो पब्लिक के सामने जाने वाला है, पब्लिक को ट्रांसफर प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आप ये चीजें नहीं दिखाओगे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज यहाँ पे बताने के लिए समझाया भी है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है किसी की, तो वो मैन्युफैक्चर करता है एप्पल पाई, वो सिंगल प्रॉफिट सेंटर है, क्योंकि भाई वो एक ही इंसान है, वही मैन्युफैक्चर करता है, वही बेचता है, तो उसको ट्रांसफर प्राइस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये कंपनी बन जाता है, एप्पल पाई लिमिटेड बन जाता है, तो इसमें रॉ मटेरियल का अलग डिपार्टमेंट बनेगा, प्रोसेसिंग का अलग बनेगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बनेगा। रॉ मटेरियल और प्रोसेस वाला कॉस्ट सेंटर है, और नीचे वाला हमारा प्रॉफिट सेंटर है। नाउ जब भी रॉ मटेरियल ट्रांसफर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, नहीं सॉरी, पहले रॉ मटेरियल ट्रांसफर होगा प्रोसेस वाले को, तो एक तरीके से प्रोसेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदेगा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से, राइट। इसी तरह प्रोसेस्ड जो आउटपुट निकलेगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट खरीदेगा इस डिपार्टमेंट से। नाउ एट व्हाट रेट्स, वही रेट हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, दैट विल बी नोन एज ट्रांसफर प्राइस। ओके, transfer price is a nominal rate between two or more departments of the company where each department shall be a profit center, okay, or a cost center, you can say easily। तो ये हमारा नॉमिनल रेट है, दैट मींस इट इज नॉट अ रियल कॉस्ट, बट यस वी विल बी अपोर्शनिंग इट टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी और द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो ट्रांसफर प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड है। पहला कॉस्ट मेथड है, लॉस्ट मेथड लग रहा है भाई, लॉस्ट लग रहा है भाई, लॉस्ट, इसको कॉस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉस्ट मेथड, सेकंड मेथड इज मार्केट प्राइस मेथड, थर्ड इज नेगोशिएटेड प्राइस मेथड, एंड फोर्थ वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। हम लोगों को यहाँ पे जो ज्यादातर देखना रहेगा वो फर्स्ट वाला ही देखना रहेगा, कॉस्ट मेथड ही देखना रहेगा। वाई, बिकॉज फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन, अभी मैं बताता हूँ कैसे। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जितने में बना रहे हैं उतने पे ही आपको दे देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस या स्टैंडर्ड कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इसमें आ सकता है। जैसे मैंने कोई माल बनाया 100 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट के बेसिस पे मैंने बोला 100 का मैं बना रहा तो 10 रुपए में प्रॉफिट कमाऊंगा, 110 का आपको बेच देता हूँ। नाउ दिस इज नोन एज कॉस्ट मेथड, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है, और यही मेथड ज्यादातर आप यूज भी कर रहे होंगे। अच्छा, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा कि भाई ट्रांसफर प्राइस वो होना चाहिए कि अगर आप ये प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते तो कितने का मिलता। यही डिसीजन हम लोग कहीं ना कहीं आगे जाके देख रहे होंगे, बाय और मेक वाला, कि एक डिवीजन है, डिवीजन बी और डिवीजन ए। डिवीजन ए माल बेच रहा है बी को एट द रेट ऑफ 300। अब डिवीजन के पास, बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ए से खरीदे माल या तो वो मार्केट से खरीद ले माल। अगर वो मार्केट से खरीदता तो 320 का पड़ता है। नाउ व्हाट विल ही चूज एट व्हाट वॉल्यूम्स, ये हमको निकालना रहेगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप टीपी चूज करते हो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, दैट मींस व्हाटएवर द प्राइस इज देयर इन द मार्केट,
for the product that you are manufacturing or the service you are providing, you shall be fixing your transfer price equal to that price. तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। मार्केट में भेजो एक बंदे को, पता लगवाओ ये मार्केट में कितने का बिक रहा है, उतने का ही बेच दो। नेगोशिएटेड प्राइस, अगर नेगोशिएशन हो सकते हैं तो डिपार्टमेंट के बीच में कि भैया हमारी कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, क्या आप नेगोशिएशन करके थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्ट कम कर सकते हैं, कि हम 80 में कर सकते हैं डन, क्योंकि एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट रहते हैं हम दोनों, तो क्या ऐसा हो सकता है। अगर वो राजी हो जाते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब ये देखा जाएगा कि अगर डिवीजन ए डिवीजन बी के लिए कोई सामान बनाता है, तो अगर ये सामान वो बाहर मार्केट में बेचता किसी और को, तो वो कितने रुपए कमा पाता, अब वो कितने नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो बी को बेच रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे इसके बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको और डिटेल में उतारूंगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इतना टाइम इसमें हमें रिवीजन में वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, योर कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कॉस्ट प्लस प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी है, प्रॉफिट सेंटर भी है। अच्छा, द बजट दे रखा है डिवीजन ए के लिए, मुझे फिक्स एसेट दे रखी है 5 लाख रुपए की, करंट एसेट मुझे दे रखी है 3 लाख रुपए की, डेटर्स मुझे दे रखी है 2 लाख रुपए के, एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिवीजन 8 लाख रुपए दे रखा है। ठीक है, और मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 10 रुपए, बजटेड वॉल्यूम 4 लाख रुपए है, डिजायर्ड आरओआई मेरा 28% है। ठीक है, अब आपको एक बात समझिए, डिजायर्ड आरओआई जो है इट इज बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रांसफर प्राइस होने वाला है दैट विल बी बेस्ड अपॉन कॉस्ट प्लस हमको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, मतलब कॉस्ट रिकवर करोगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें जोड़ दो तो टीपी बन जाएगा। क्वेश्चन ने समझा दिया आपको? यस सर। हमसे बोला डिवीजन ए का ट्रांसफर प्राइस बता दो यार। सबसे पहली बात, आप वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करोगे ही करोगे, दैट इज वन थिंग दैट यू मस्ट कीप इन टू योर माइंड। मार्जिनल कॉस्टिंग से इसलिए मिलता जुलता है, इसमें की फैक्टर वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ क्वेश्चन को फटाफट से। भाई वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 रुपए था, राइट, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 रुपए ऐसे लिख दिया। फिक्स कॉस्ट को भी पर यूनिट पे लेके आओ, क्योंकि आपको ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम लोग फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करेंगे, भाई करेंगे उसको, हम लोग टोटल कॉस्ट रिकवर करते हैं ट्रांसफर प्राइस में, राइट। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे लेके आए, फिक्स कॉस्ट हमारी कितने रुपए दे रखी है भाई, 8 लाख रुपए दे रखी है, 4 लाख यूनिट्स हैं, दैट मींस 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख यूनिट, तो मेरे पास 2 रुपए पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट आ गया, 12 रुपए टोटल कॉस्ट आया। अब इसने बोला कि हमको एक रिटर्न भी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, तो रिटर्न कितना चाहिए, 28% चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि कितना था, इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा कितना था, तो हमारा सारा गेम डन हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट मींस द कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू योर बिजनेस, एंड वी नो कि असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, और इस क्वेश्चन के अंदर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में असेट इक्वल टू कैपिटल होगा, और कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट इज वाई मैं अगर कैपिटल का अमाउंट के ऊपर 28% निकाल दूंगा तो काम डन हो जाएगा, राइट। तो असेट साइड में बस क्या क्या आइटम है, 5 लाख की फिक्स असेट, 3 लाख रुपए की करंट असेट, 2 लाख रुपए के डेटर्स, डन, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, 5 3 2 है ना, तो 10 लाख रुपए हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 10 लाख के ऊपर 28% हमें टोटल कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 10 लाख का 28%, दैट इज 2,80,000 अपॉन 4 लाख यूनिट्स, क्योंकि हमें ये 4 लाख यूनिट के ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पे यह बात ध्यान रखेंगे, 4,80,000 डिवाइड बाय 4 लाख, तो यहाँ पे 70 आता है, 0.70 पैसे। ठीक है, तो 70 पैसे से बढ़ जाएगा हमारा ट्रांसफर प्राइस, आ जाएगा यहाँ पे 12 रुपए 70 पैसे। देखा कितना सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को समझा और करा। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी कि कॉस्ट के बेसिस के साथ साथ आरओई बेस पे भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है सर, ओके, हमको यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। बेसिक क्वेश्चन दावन अगर मैं नहीं भी करा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैंने आपको कराया, रीजन बीइंग दैट कि मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं। मैंने आपको बोला क्योंकि हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है, हम लोग यहाँ पे सारे बुक के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और ये जो शीट में क्वेश्चंस हैं ये मेरी हाथ से लिखी हुई शीट है जो मैं बच्चों को क्लास में करा रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन कराया, यहाँ पे हम लोग खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपना घर बार चलाना है, फिर आप पेड क्लास खरीदोगे नहीं, है ना। जस्ट किडिंग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करने की कोशिश करें एक बार। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, विच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इंपॉर्टेंट, यू कैन से
and which is more well organized question, right? Question number 3 देखो, a company with two manufacturing division is organized on profit center basis. मैंने आपको बताया था कि profit center यहाँ पे है, ठीक है. Division A is the only source of supply of component that is used in division B. तो division B में जो component use होता है उसकी सप्लाई केवल A करता है, ठीक है. आगे ये लिखा हुआ है वन सच पार्ट इज यूज इन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिम. मतलब डिवीजन ए जो प्रोडक्ट बी को देता है वही उसका एक यूनिट यूज करके क्लिम बनाता है. क्लिम फाइनल प्रोडक्ट का नाम है. एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट स्टडी, डिवीजन बी कैन ऑब्टेन ऑर्डर्स for increased quantities only by spending more on sales promotion and by reducing the selling prices. The manager of division B has accordingly prepared the following forecast of sales quantities and selling price. मतलब उसने बोला कि हम लोगों की जो डिमांड है क्लिम की वो ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसकी क्वांटिटी ज्यादा जब भी बेच पाएंगे जब हम लोग सेल प्रमोशन पे पैसा खर्च करें और अपना सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम करें. तो दो चीज करनी है, सेल प्रमोशन पे पैसा खर्च और सेलिंग प्राइस कम करना है. ये करेंगे तो हम लोग और माल बेच पाएंगे. ओके, यहाँ तक डन है. उसने बताया कि अगर हम लोग 1000 यूनिट पर यूनिट बेचना चाहते हैं, सॉरी 1000 यूनिट्स पर डे बेचना चाहते हैं, इन दैट केस वी हैव टू फिक्स द प्राइस ऑफ क्लिम एज 5 रुपीज 25 पैसा. 2000 बेचना चाहते हो तो 3 रुपए 98 पैसा, 3000 बेचना चाहते हो 3 रुपए 30 पैसा, 4000 बेचना चाहते हैं एंड सो ऑन. ऐसे करके हम लोगों को लिस्ट दिया हुआ. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्लिम इन डिवीजन बी इज 3750 फॉर 1000 यूनिट्स एंड 750 पर 1000 यूनिट इन एक्सेस ऑफ 1000 यूनिट. मतलब 1000 बढ़ाओगे तो आपका 750 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा. जैसे अगर मैं 1000 यूनिट बना रहा तो 3750, अगर मैं 2000 बनाता हूं तो मेरा इसके अंदर जुड़ जाएगा 3750 प्लस 750 मतलब 4500. तो मेरा कॉस्ट देन बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन बी में क्लिम का. आगे द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए, अच्छा डिवीजन ए का भी दिया हुआ है कि डिवीजन ए टोटल कॉस्ट 1500 पर डे है आउटपुट बनाने के लिए 1000 कंपोनेंट का, और टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी 900 रुपए पर डे के हिसाब से जब भी हम 1000 कंपोनेंट एक्स्ट्रा बनाते हैं. ऊपर वाले की तरह, ऊपर 750 था नीचे 1000. The major division A states that the operating results of its division will be optimized if the transfer price of the component is set to be 1.20. मतलब डिवीजन ए ने बोला कि हम लोग आपको माल 1 रुपए 20 पैसे पे देंगे, ठीक है, और उसने उस हिसाब से ट्रांसफर प्राइस अपना सेट कर दिया, ठीक है. आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द प्रॉफिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर डिवीजन ए एंड डिवीजन बी. आपको बताना है डिवीजन ए और डिवीजन बी का प्रॉफिट बताना है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इन सब का बताना है, राइट. आगे फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल एट आउटपुट लेवल व्हिच डिवीजन ए नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, डिवीजन बी नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम. बोला गया है आपको ये भी बताना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट बताना पड़ेगा जहां पे डिवीजन ए का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और ऐसा पॉइंट बताना पड़ेगा जहां पे डिवीजन बी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है. पार्ट बी में ये करना है. और सी में पूछा हुआ है अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर बेस पे नहीं होती तो हम लोग कौन सा लेवल आउटपुट चूज करते, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर बेस के ऊपर सारे इंडिपेंडेंट हो गया ना. अगर वो नहीं होता तो क्या करते. ओके, वेरी वेरी गुड, डन हो गया. चलो अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं. हम लोगों का ए पार्ट है जहां पे हम लोग ए और बी डिवीजन का प्रॉफिट बता रहे हैं एट यूनिट्स, राइट. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. तो हमको सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, राइट सर. तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि 1000 यूनिट के लिए हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना होने वाला है, 1500. और अगले 1000 के लिए क्योंकि 900 रुपए पर यूनिट है डिवीजन ए का, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 1500 रुपए पर डे है, राइट. मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ. 1500 रुपए पर डे का आपका कॉस्ट है, और ये कॉस्ट 900 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ जाएगा अगर आप एडिशनल 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. तो पर यूनिट निकालने के लिए मैंने क्या किया भाई, 1000 यूनिट तक बना रहे हो तो 1.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट हो गया. 1000 से ज्यादा बनाओगे तो 90 पैसे ऐड कर लेना. तो हमारी पहली क्वांटिटी क्योंकि 1000 ही है, तो 1000 होने के कारण हम लोग यहाँ पे 1.5 ही लेने वाले हैं ओनली, क्योंकि हम लोग 1000 यूनिट ही बना रहे हैं केवल. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कहते हैं हाँ सर, हमको बहुत अच्छी तरह से ये बात हमें जो है दिमाग में बैठ चुकी है, ठीक है सर. अच्छा, अब जैसे मैंने 2000 यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो गई. सर ये तो बढ़ जानी चाहिए थी, डिक्रीज क्यों हो गई? देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपने जब 1000 यूनिट बनाई और आपने 2000 टोटल 2000 बनाई ना, तो यहाँ पे मैंने 1500 और 900 कॉस्ट निकाला है ना, 1.5 रुपए के हिसाब से और 90 पैसे के हिसाब से. तो ऊपर 1500 है, नीचे 900 है. मैंने जब एवरेज किया तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2400 बैठा और यूनिट बैठी 2000, तो मेरी कॉस्ट बैठी 1.2. दैट मींस इट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 30 पैसा, राइट. ठीक है, तो 1.2 आ गया. इसी तरीके से कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाएगी, तो आप एवरेज निकाल लेना. ये एवरेज बैठेगा
पहले 1.5 रुपए, फिर 1.2, फिर 1.1, फिर 1.0.5, फिर 1.0.2 और फिर 1, फाइनली 1 आ जाएगा कॉस्ट, राइट। टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 1500, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 2400, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 3300, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सेल वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, देखो सेल वैल्यू हमको बताया हुआ है कि हम लोग डिवीजन ए की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो डिवीजन ए का मैं बता दूं आपको, डिवीजन ए का कितना लिखा हुआ है, डिवीजन ए का लिखा है 1.20 पे आप बेच सकते हो, 1.20 पे बेच सकते हो, मतलब जितना आपका यूनिट है ये 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो 1200 रुपए का आप बेचोगे, 1500 तो आपका कॉस्ट है, तो आपको नुकसान हो गया 300 रुपए का। अब 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो 1.2 सेलिंग प्राइस, 1.2 आपका कॉस्ट पर यूनिट, दैट मींस यू विल बी ब्रेक इवन एट दिस पॉइंट। उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना चालू करोगे, क्योंकि आपका टीपी, आप ये बात याद रखना कि आपका टीपी यहाँ पे कितना है 1.2 है, और टीपी जब जब ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो आप प्रॉफिट कमाओगे, अन्यथा नहीं कमाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 1200, 2400, 3600, 4800, 6000 और 7200 आपका टोटल सेल वैल्यू आ गया, उसमें से आपने माइनस किया कॉस्ट और सेल वैल्यू को, तो आपका प्रॉफिट फिगर्स यहाँ पे बन के आ गए हैं। अब बी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बी कितने का बिक रहा है, देखो बी का आप लोग ये डेटा पूरा उठा सकते हो कि सेलिंग प्राइस 5.25, 3.98 और कॉस्ट 3750 का दिया हुआ है, और 750 से वो हर 1000 पे बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे ऊपर किया था। देखो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैंने पहले लिख लिया, सेल्स लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैंने पहले लिख लिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो मेरे को देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा मुझे बाइंग की कॉस्ट भी देनी पड़ेगी जो ट्रांसफर प्राइस है। तो ऊपर जो मेरा सेलिंग प्राइस था यहाँ पे सेल वैल्यू था, वही नीचे जाके बाय वैल्यू बनेगा, क्योंकि डिवीजन ए बेच तो बी को ही रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो सेल वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, बाय वैल्यू बनेगी, राइट सर, ओके। अब इसके बाद ये देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3750, उसके बाद 4500 कैसे निकले, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ऊपर निकाला था, मैं बता भी देता हूँ आपको। देखो आपको यहाँ पे बोला कि 750 रुपए से बढ़ जाएगा, तो आपका यूनिट यहाँ पे कितना हो गया सर, 1000 से 2000 हो गया, जब 1000 से 2000 हो गया तो 3750 प्लस आपका 750 कर दो, फिर आपका 3000 हो गया, तो 1000 से तो बढ़ रहा है, तो हर बार 750 जोड़ते चले जाओ, तो वो 750 जैसे जोड़ोगे आपके पास डन हो जाएगा काम, यहाँ से यहाँ पे 750, फिर यहाँ से यहाँ पे 750, ठीक है, मैं मिटो रहा हूँ इसको, लिखूंगा नहीं, आप समझ जाना, ठीक है, ओके डन सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने निकाल लिए, आपकी बाइंग की कॉस्ट के ऊपर आपने ट्रांसफर प्राइस वाली ही उठा ली, 1200, 2400, 3600, 4800, 6000 और 7200, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आएगा, उसको सेल में से घटाना है, मतलब 3750 प्लस 1200 माइनस 5250, दैट मींस वी गेट अ लॉस ऑफ -300। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, 3750 को हम लोग जोड़ेंगे 1200 में, हमारा कॉस्ट नहीं प्रॉफिट ही आएगा, हमारा कॉस्ट बैठता है 4950, जिसको हम लोग माइनस करेंगे 5250 में से, तो 4950 माइनस कर दो आप 5250 में से, आपके पास 300 रुपए का प्रॉफिट आता है। ऐसी करके आप हर लेवल पे प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट डन हो गया, जहाँ पे इसने हमसे पूछा था कि आप एक शेड्यूल बनाओ जहाँ पे आप बताओ कि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे डिवीजन ए और बी को क्या क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, डन हो गया। इसके बाद हमें बताना है ऐसा प्रॉफिट जहाँ पे डिवीजन ए का प्रॉफिट मैक्सिमम था और बी का प्रॉफिट मैक्सिमम था। डिवीजन ए का प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, डिवीजन ए का प्रॉफिट मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रहा है 6000 यूनिट्स के ऊपर, और डिवीजन बी का मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाई दे रहा है कहाँ पे सर, मुझे डिवीजन बी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 2000 यूनिट पे मैक्सिमम। तो आप बात समझे, डिवीजन ए बेचना चाहता है 6000 यूनिट, डिवीजन बी केवल खरीदना चाहता है कितना 2000 यूनिट, क्योंकि दोनों के लिए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव या मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट पॉसिबिलिटी लेवल्स अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो ए का मैक्स प्रॉफिट कहां पे आया, देख लो मैंने आपको बताया अभी, ए का मैक्स प्रॉफिट 6000 यूनिट पे आया, तो हमें जो भी उसका लेवल आया उस पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है कंपनी एज अ होल की, ये भी बात ध्यान रखना, कंपनी एज अ होल की निकालने की। अगर 6000 यूनिट पे ए का मैक्सिमम प्रॉफिट है तो बी का क्या हालचाल है उसमें, तो 6000 यूनिट पे बी का हालचाल तो बहुत खस्ता है क्योंकि लॉस है, लेकिन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे तो यूनिट लिखोगे 6000 6000, सेल्स लिखोगे 7200 और 12060 रुपए, मैंने ऊपर से उठाया, कुछ नया नहीं लिखा, 12060 रुपए यहाँ से उठाया, 72000 रुपए सॉरी 7200 रुपए ऊपर से उठाया, राइट सर। इसमें से आप कॉस्ट भी माइनस करोगे, कॉस्ट भी ऊपर से ही उठाया हुआ है 7200, और आपका कॉस्ट 6000 था, तो आपने यहाँ पे 6000 रुपए माइनस किया, यहाँ पे 14700 था तो आपने 14700 ही माइनस किया टोटल कॉस्ट। तो आपके पास प्रॉफिट यहाँ 1200 बना, वहां 2640 का लॉस बना, डेट मीन आपका ओवरऑल कंपनी का लॉस 1440 रुपए का हो गया, 1440 रुपए का कंपनी का लॉस ओवरऑल हो गया, ठीक है। अच्छा, जहां पे बी का प्रॉफिट मैक्सिमम है वो पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं, जहां पे बी का प्रॉफिट मैक्सिमम है वो यूनिट है 2000, तो हमने 2000 जहां पे निकाला, तो वहां पे ए का प्रॉफिट क्या था देख लेते हैं।
2000 यूनिट पे ए का प्रॉफिट आ रहा है डैश, मतलब ब्रेक इवन पे है ए, तो बी का जो प्रॉफिट 2000 यूनिट पे है वही हमारा कंपनी का प्रॉफिट भी हो जाएगा, राइट। तो 1060 प्रॉफिट था 2000 पे, वही कंपनी का प्रॉफिट भी हो गया। अब सी पार्ट में हमसे पूछा था अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर नहीं होती देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता। इफ द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन प्रॉफिट सेंटर बेसिस व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी चूजन टू यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट चूज करते हैं जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, राइट। तो आपको लेवल बताने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर प्रॉफिट सेंटर नहीं होता तो ट्रांसफर प्राइस नहीं होता, अगर ट्रांसफर प्राइस नहीं होता डेट मीन्स ये बाय वाला कॉस्ट गायब हो जाता और ये ऊपर वाला हमारा कैलकुलेशन सेल वैल्यू वाला गायब हो जाता। टोटल कॉस्ट 1500 रुपए वाला और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जुड़ जाता। बता देता हूं कैसे, देख लीजिए। आपके पास 1000 यूनिट है तो डिवीजन ए का लॉस 300 हुआ, डिवीजन बी को उसमें फायदा हुआ था 300 रुपए, तो हम लोग रिजल्ट को ही क्लब कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे -300 था पहला रिजल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव 300 था, तो मैंने क्लब कर दिया और क्लब करने के बाद पहला रिजल्ट 0 आया, फिर हमारा डिफरेंस एक ब्रेक इवन था 1060 था, तो ऐसे करके हमने प्रॉफिटेबिलिटी रिवर्स स्टेटमेंट भी बना दिया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई हो। हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन करे फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्वयं करने वाली चीज है, क्योंकि मैं आपको इतना पुश कर सकता हूँ कि मैंने आपको इतनी चीज कराई है, ठीक है। मैं आगे भी अभी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इस पूरी सीरीज में, वन शॉट वाली में। आज का लेक्चर हम लोग यही रखते हैं, खत्म करते हैं, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का दिस इज वाज द लेक्चर नंबर 1 जहां पर हमने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 किया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस, राइट। वन शॉट है, वन शॉट लेकिन पार्ट्स में ही डाल पाऊंगा मैं, आप मेरी भी थोड़ी बात समझिए। और बस इतनी ही बात है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है। चलो ये पार्ट 1 रहने वाला है, लेकिन ये आपका वन शॉट ही रहेगा, मतलब मैं एक ही साथ कवर कराऊंगा बट डालूंगा पार्ट्स में वीडियो को, ठीक है। या आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि नहीं वैसे आप क्लब तो नहीं हो पाएगा, चलो, क्योंकि अब मैंने बोल ही दिया मैं पार्ट में डालूंगा तो क्लब कैसे होगा, तो मत करना कमेंट, ठीक है। लाइक जरूर कर देना वीडियो को अच्छा लगा हो तो। सायोनारा, टेक केयर, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।